एक घर के अंदर शाम के समय पार्टी चल रही थी। घर का जो बेटा होता है वह अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था और तभी उसकी बर्फ खत्म हो जाती है। इसके बाद वह अपनी पत्नी से बर्फ मंगाता है और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही पत्नी उस बर्फ को टेबल पर रख रही थी तो एक शराब की बोतल उससे गिर जाती है और यहाँ पर पति को बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह अपनी पत्नी को चांटा लगा देता है और कहने लगता है कि गवार, तूने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया और निकल जाए यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर जो उस लड़के के दोस्त होते हैं जो बैठकर शराब पी रहे थे वह भी कहने लगते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने यार, इसने तो सच में ही हमारा मूड खराब कर दिया और कहां से मिली तुम्हें ऐसी गंवार पत्नी। ऐसा कहकर वो एकदम से हंसने लगते हैं और यहां पर जो पत्नी होती है वो रोते हुए अपने आप को एक कमरे के अंदर ले जाती है। तभी यहां पर उसकी जो सास होती है वह एकदम से इन सभी बातों को सुन लेती है और एक दो बात और हो जाती हैं। इन बातों को सुनने के बाद उसे बहुत जोर से गुस्सा आता है और वह फौरन से अपने बेटे के पास आकर उसे दो जोरदार झापड़ लगाती है और इसके बाद कुछ ऐसा कहती है कि सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। कौन थी वह सास और किस वजह से वह अपनी बहू की ओर उड़ रही थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के पटना शहर के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक माँ है जिस माँ का नाम होता है निर्मला। निर्मला जो कि घर के अंदर अपने बेटा बहू के साथ रहा करती है। बेटा जिसका नाम नीरज होता है और बहू का नाम अर्चना होता है। अर्चना और नीरज दोनों की अभी अभी शादी हुई है और उसके बाद वो इस घर के अंदर हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो निर्मला होती है उसकी उम्र 50 साल है, उसके बेटे की उम्र 28 साल है और जो बहू होती है उसकी उम्र 25 साल है। यानी कि ये परिवार बड़ा ही खुशनुमा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। घर के अंदर जो सास होती है एक दिन सुबह सुबह वो अपनी बहू को आवाज लगाती है कि बहू, तुम कहां मर गई, यहां पर आओ, जल्दी से मेरे कुछ खाने के लिए लेकर आओ, मैं पूजा करके कब की बैठी हुई हैं। इसके बाद जो बहू होती है वो कहती है कि माँ जी, मरी नहीं हूं, जिंदी हूं और अभी के अभी आ रही हूं। ऐसा कहकर जो बहू होती है वो भजिया और चाय लेकर आती है और उसे अपनी सास के सामने रख देती है। सास जैसी भजिया को देखती है तो देखने के बाद कहती है कि इसको लाने के लिए किसने कहा था, क्या तेल खिला खिलाकर मुझे इस दुनिया से विदा करने का इरादा है क्या। तो यहां पर जो बहू होती है वो कहती है कि नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको खा लीजिए, आपको भूख लगी थी ना तो इसी वजह से भजिया भी बना लाई। लेकिन तभी जब सास उस भजिया को उठाकर देखती है तो कहने लगती है कि ये कैसी भजिया है, इनको भला कौन खाएगा। तभी यहाँ पर जो बहू होती है वो कहती है कि ठीक है माँ जी, अगर आपको नहीं खानी है तो मैं इनको ले जाती हूँ और चाय को रखकर भजिया को उठाकर वहां से चलने लगती है। लेकिन तभी जो सास होती है वह एकदम से रोकती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जब तू ले आई है तो इनको यहीं पर रख जा, मैं खा लूंगी जैसे तैसे भी, तू चली जा, अपना काम देख ले। इसके बाद जो बहू होती है वहां से तो निकल आती है लेकिन कमरे के बाहर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर छुपकर अपनी सास को देखने लगती है कि वो आगे क्या करती है। तो यहाँ पर जो सास होती है वह बड़े ही चाव से उन भजियाओं को खा रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। यानी कि यहाँ पर सास का घर के अंदर रौला चला करता है और वह घर पर शासन किया करती है। बहू भी इस बात को देखकर मुस्कुराने लगती है और उसके बाद अपने काम में लग जाती है। ये दिन ऐसे निकल जाता है और इसके बाद सभी दिन ऐसे निकलते रहते हैं। सास को जब भी मौका मिला करता अपनी बहू को ताना मारा करती, तरह तरह की बातें सुनाया करती, लेकिन बहू जो होती है वो मुस्कुराकर सभी बातों को सहन कर लिया करती है। सास अपने मनी मन इतराया करती है कि इस घर के अंदर तो मेरी ही बात मानी जाया करती है और मेरे बराबर तो कोई अच्छा भी नहीं होगा। सास के यहाँ पर जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनको भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर किसी का कोई बीमार हो जाता है और बेटा बहू हॉस्पिटल चले जाते हैं तो सास अपने घर से ही खाना दे दिया करती है और अपनी बहू से बनवा कर, और बहू बिल्कुल भी इस बात के लिए मना नहीं किया करती है। बेटा कंपनी में काम किया करता है और अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। यहाँ पर जो सास निर्मला होती है उसके पति जिसका नाम मदन लाल होता है वह शुगर मिल में सरकारी नौकरी किया करते थे, लेकिन जब उनका देहांत हो गया है उसके बाद यहाँ पर सास को पेंशन मिला करती है और रुपए पैसों की भी परिवार के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ यहाँ पर जिस परिवार का लड़का होता है जिसका नाम नीरज होता है उसको प्रमोशन मिलती है और जैसे उसे प्रमोशन मिलती है तो उसके दोस्त उससे पार्टी मांगने लगते हैं। अब यहाँ पर पहले तो नीरज इस बात को टालता रहता है, लेकिन जब वो लोग ज्यादा ही पीछे लगते हैं तो वह कहने लगता है कि ठीक है, मैं पार्टी दे दूंगा, एक बार मैं अपनी माँ से बात कर लेता हूं और उसके बाद घर पर ही पार्टी का इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद जो नीरज होता है वह घर पर आकर अपनी माँ से ये बात कहता है तो माँ बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि हाँ बेटा, घर पर ही इंतजाम कर देंगे और साथ में मैं कुछ पड़ोस की महिलाओं को भी बुला लूंगी, क्योंकि तुम्हारी शादी के बाद से घर में कोई भी फंक्शन नहीं हुआ है। अब तो तुम्हारा जब बच्चा होगा तभी फंक्शन होगा, लेकिन एक बार मैं बुला लेती हूँ, मेरा भी मन लग जाएगा। बेटा भी इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद पार्टी के लिए एक दिन तय कर लिया जाता है। बेटा सभी सामान लाकर तैयार कर देता है और अपने दोस्तों के लिए उसने खास इंतजाम भी
किया था। इधर जो बहू होती है वह भी हामी भर लेती है और कहती है कि रसोई का सारा काम मैं संभाल लूंगी, बस आपको उस दिन के लिए 2 महिलाएं लानी पड़ेंगी जो मेरे कहे से काम कर सकें और बाकी सब कुछ मैं देख लूंगी। यानी कि यहाँ पर सारा अरेंजमेंट हो गया था और उसके बाद जिस दिन ये पार्टी होनी होती है उस दिन सुबह सुबह 4 बजे जो बहू होती है अपना बिस्तर छोड़ देती है और उसके बाद घर की साफ सफाई में लग जाती है। 4 बजे से उठकर पहले तो वो घर की साफ सफाई में लगती है, उसके बाद यहाँ पर जो सास होती है वह सुबह सुबह उससे चाय मांगती है तो भागी दौड़ी उनको चाय भी लाकर देती है। सास उसे देखकर सोचती है कि देखो बेचारी सुबह से उठ गई है और बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसके बावजूद भी उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं था और वह तो बड़ी खुश होकर ये सारा काम कर रही थी। धीरे धीरे दिन व्यतीत हो रहा था और यहाँ पर जो बहू रचना होती है वो अच्छी तरह से घर का काम देख रही थी। उन महिलाओं को भी बुला लिया था जो आज के लिए इसका कहा मानेंगे और यहाँ पर रचना खुद मिलकर सारा के सारा पकवान जितना भी कुछ बनना था उस पार्टी के अंदर वो सारा खुद ही निपटा देती है। जैसे शाम के समय पार्टी स्टार्ट होती है तो उसके बाद पहले अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को भोजन कराया जाता है और यहाँ पर जो लड़का नीरज होता है उसके दोस्त भी कंपनी से आ गए थे। अब वो सभी लोग बैठे हुए थे और इधर जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो कुछ लोग आकर खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वह पुरुष तो वहां से चले गए थे लेकिन महिला यहीं पर बैठ गई थी क्योंकि रात के समय इन लोगों ने भजन कीर्तन का प्रबंध किया था और माँ ने कहा था कि घर के अंदर शाम के समय भजन कीर्तन होगा और अच्छी तरह से इस दिन को हम मनाएंगे क्योंकि तुम्हारा प्रमोशन जो हुआ है। तो बेटे को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं वो वहीं पर उसकी सास के इर्द गिर्द बैठ जाती हैं और थोड़ी सी रात होने की राह देखने लगती हैं। सोचती है कि जैसी रात हो जाएगी तो उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर सब कुछ मंगा लिया गया था, यानी कि ढोल मंगा लिए गए थे, खंजरी मंगा लिया गई थी और सभी लोग अच्छी तरह से तैयार थे, लाउड स्पीकर भी लगवा दिया गया था। इधर यहाँ पर जो बेटा होता है नीरज वह भी अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए घर के कमरे में चला जाता है और माँ को पता होता है कि इस कमरे के अंदर क्या हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसका बेटा कभी कभी ऐसे मौके पर शराब पी लिया करता था लेकिन इस बात से माँ को कोई खास आपत्ति नहीं थी। लेकिन आज जब वो पार्टी दे रहा है तो वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है और इस बात से माँ को बुरा तो लगता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि बच्चा अब प्रमोशन कर चुका है और उसकी खुशी में वो लोग शामिल हैं तो उन्हें पार्टी दे लेने दो, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा सोचकर सास पड़ोस की महिलाओं से बात कर रही थी और बातों बातों में कहने लगती है कि वैसे तो खाना ठीक था लेकिन लगता है थोड़ा नमक कम था। तो यहाँ पर जो पड़ोस की महिलाएं इकट्ठी हुई थी वह एकदम से इस मौके को अवसर में बदल देती हैं और यहाँ पर उसकी बहू की बुराई करने लगती हैं। सास चुप बैठी बैठी सुनती रहती है और कहती है कि हाँ ये तो ऐसी है, इसकी बात छोड़ो और तुम बताओ तुम कैसी हो। इसके बाद वो लोग तो यहाँ पर बात कर रहे थे लेकिन इतनी देर में बेटा जहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था तो उनकी आइस क्यूब खत्म हो गई थी और फ्रिज के अंदर बेटे ने पहले से ही और भी आइस क्यूब लाकर रख रखी थी। तो वह एकदम से अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और कहता है कि फौरन से फ्रीजर के अंदर से आइस क्यूब निकाल कर ला कर दो, हमारी आइस क्यूब खत्म हो गई हैं। इसके बाद पत्नी जिसने दिन भर काम किया है और वह एकदम पति का आवाज सुनते ही फौरन से फ्रिज खोलती है, उससे आइस क्यूब निकालती है और उनको एक बर्तन में उड़ेल देती है। उसके बाद वह उस बर्तन को लेकर सीधा उस कमरे की तरफ बढ़ती है जिस कमरे के अंदर बेटा अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा है। वहां पर जाने के बाद जैसे वो आइस क्यूब लेकर पहुंचती है तो अपने पति की तरफ बढ़ाती है लेकिन पति दोस्तों में रौब जमाने की वजह से उससे कहता है कि ठीक है टेबल पर रख दो। तो इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वह चुपचाप उस आइस क्यूब के बर्तन को टेबल पर रखने लगती है लेकिन जैसे ही टेबल पर रखने के बाद वह अपने हाथ को वापस खींच रही थी तो उसी दौरान उसका हाथ एक बोतल से टच हो जाता है और वह बोतल जमीन पर गिरकर टूट जाती है। अब जैसे ये बोतल जमीन पर गिरकर टूटी थी तो ये बोतल काफी ज्यादा महंगी थी और वैसे भी इस शराब को ब्लैक से खरीदा गया था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो बेटा होता है उसे एकदम बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है और वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है, उसे 2 झापड़ लगाता है और कहता है कि सारा मूड खराब कर दिया, तो जैसी गवार से पता नहीं माँ ने मेरी शादी करवाई कैसे दी। अब ये बात यहाँ पर सास को सुन जाती है जो कि बाहर बैठी हुई थी और ऐसी जगह पर बैठी हुई थी जहां से कमरे का गेट खुलने के बाद सारा कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। साथ में जो और अड़ोसी पड़ोसी थे उनको भी ये बात सुन गई थी लेकिन फिलहाल वो चुपचाप रह जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो नीरज के दोस्त होते हैं वह इस मौके को देखकर उसकी पत्नी की बुराई करने लगते हैं, कहते कि हाँ यार तू सही कह रहा है, सारा मूड खराब हो गया और कहां से ले आया तू इस गवार को। इसके बाद पति भी अपनी पत्नी की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखता है और कहता है कि निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से। यहाँ पर जो रचना होती है जब उसे इतने लोगों के सामने शर्मिंदा किया जाता है तो उसके बाद उसकी आंखें छलक पड़ती हैं और वह भागकर अपने कमरे में बैठ जाती है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है। इधर यहाँ पर जो इनकी पड़ोसन होती है जो सास के आसपास बैठी हुई थी वह कहने लगती है कि सही कह रहा है बेटा, तुमने ऐसी लड़की से अपने बेटे की शादी क्यों करा दी, ऐसा करो इसको तलाक दिलवा दो, इसको छोड़कर किसी और लड़की से हम तुम्हारे बेटे की शादी करा देंगे क्योंकि तुम्हारे पास रुपए पैसों की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सास इस बात को सुन तो लेती है लेकिन सुनने के बाद थोड़ी देर तक गहन सोच विचार करती है। अब तक जो बेटा था वह दरवाजे को बंद करने के लिए वापस आ जाता है और दरवाजे को बंद करने लगता है लेकिन तभी यहाँ पर जो माँ होती है निर्मला वह एकदम से खड़ी होती है और खड़ी होने के बाद बिना किसी से बोले
सीधा उस कमरे के अंदर जाती है और वहां पर जो बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ था उसे एकदम से पकड़कर खड़ा करती है और 2 थप्पड़ उसे लगा देती है जोरदार। इन थप्पड़ों की गूंज ऐसी थी कि जो महिलाएं अब तक उसकी बहू की बुराई कर रही थी वह एकदम से खामोश हो जाती हैं और यहां पर जो दोस्त अब तक उसकी पत्नी को गवार कहकर संबोधित कर रहे थे और हंस रहे थे उसकी बात पर, वह भी एकदम से चुप हो जाते हैं और कहने लगती है कि खबरदार, अगर मेरी बहू को एक बार भी गवार कहा तो तुम्हें पता है सुबह 4 बजे से वो काम कर रही है, एक बार भी तुमने उससे पूछा कि तुम सुबह से काम कर रही हो, थोड़ा सा आराम कर लो, काफी ज्यादा थक गई होगी, ऊपर से उसमें कानून लगाने के लिए और आ गई। और ये जो कुछ भी तुम घर के अंदर कर रहे हो, क्या ऐसा करना सही है? हम लोग इस घर के अंदर भजन कीर्तन करने वाले हैं, लेकिन तुम लोग यहां पर बैठकर शराब पी रहे हो। एक तो शराब पी रहे हो और ऊपर से मेरी बहू को बुरी भली बातें और कह रहे हो। खबरदार, अगर मेरी बहू से किसी ने कहा, यहां पर दोस्तों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि कौन सा कह रहा था कि मूड खराब हो गया, गवार है, एक बार अपने घर में जाकर देखो कि तुम्हारी पत्नियां किस तरह से रहा करती हैं और परिवार को किस तरह से चलाया करती हैं। आए बड़े यहां पर कानून निकालने वाले, यहां पर ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और ये मेरा घर है और घर एक मंदिर की तरह होता है। यहां पर तुम लोग शराब पीने के लिए आए ही गलत थे और उसके बाद भी मेरी बहू से ऐसी ऐसी बातें कहने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? अब यहां पर जब नीरज के दोस्त ये बात सुनते हैं तो एकदम से पतली गली पकड़कर वहां से निकल जाते हैं और जो नीरज होता है उसका सर भी नीचे की तरफ हो जाता है। लेकिन यहां पर जो मां होती है वह ऐसी चीज पर नहीं रुकती है, वह फौरन से अपनी बहू के कमरे में जाती है और वहां पर जब बहू को रोता हुआ देखती है तो कहती है कि बेटी तू रो क्यों रही है, चल मेरे साथ, मैं अभी के अभी इन लोगों को सबक सिखाती हूं। उसके बाद वह अपनी बहू का हाथ पकड़ती है और उसे बाहर लेकर आती है और कहने लगती है कि कौन सी वाली कह रही थी कि ऐसी बहू को तो छोड़ दे और किसी और से शादी कर ले। तुम्हें पता है कि इस बहू के अंदर कितने गुण हैं, मैं चाहे इससे कुछ भी कह लूं लेकिन उसके बाद भी ये मुझे उल्टा जवाब नहीं दिया करती। अपने अपने घरों में तुम लोगों ने देखा है कि तुम्हारी बहुएं किस तरह से तुम्हारे साथ व्यवहार किया करती हैं। और हाँ पिंकी की मम्मी, आप ये बताओ कि जब तुम्हारे बच्चे घूमने के लिए गए थे तो 7 दिन तक इसी ने तुमको रोटी बनाकर खिलाई थी और तुम ये कह रही थी कि इसको छोड़ दो, किसी और से शादी लो, तुम्हारे पास तो पैसा भी काफी है। जरा इन बातों को सोच समझ के कहा करो, ये हमारे साथ साथ तुम्हारे घर के काम को भी कर दिया करती है और आज तक भी इसने कभी भी इस बारे में हमसे शिकायत नहीं की है। ऐसी बहू को भला मैं कैसे छोड़ दूं? मेरी बहू तो मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी से भी बढ़कर है और ये मेरी मां से भी बढ़कर है, क्योंकि जब भी कभी मैं बीमार हुआ करती हूं तो मैं कुछ गलत चीज खाया करती हूं तो ये मां की तरह मुझे डांटा भी करती है, रोका भी करती है कि मां इस चीज को मत खाओ, ये तुम्हारी सेहत के लिए बेकार है। और कभी भी मैं किसी काम के लिए कहा करती हूं तो ये आज्ञाकारी बेटी की तरह फौरन से उस काम को किया करती है और आज तक इसने मुझसे उप तक भी नहीं निकाली है। यहाँ पर यह बात कहकर जो सास होती है वह अपनी बहू का हाथ छोड़ देती है और उन लोगों को खरी खोटी सुनाने लगती है जो अब तक उसकी बहू की बुराई में उसकी भागीदारी कर रहे थे। दूसरों की बहुओं में कमी निकालनी आसान है, कभी अपनी बहुओं की तरफ देखो, ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतनी देर में यहाँ पर जो रचना होती है वह दोबारा से अपने कमरे के अंदर चली गई थी क्योंकि उसका रोना रुक ही नहीं रहा था। इधर यहाँ पर जब सास सभी को अच्छी तरह से खरी खोटी सुना लेती है तो उसके बाद दोबारा से उसे अपनी बहू का ख्याल आता है और वह वहां से सीधा एक प्लेट में खाना गालती है और गालने के बाद अपनी बहू के कमरे में ले जाने लगती है। माहौल पूरी तरह से शांत हो गया था और कोई भी अब उस बहू के बारे में कुछ भी गलत कहने के बारे में सोच भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी साइड में उसकी सास खड़ी हुई थी, वो भी सीना चौड़ा करके और कह रही थी कि आ जाओ, मैं सभी को देख लूंगी। इधर जो बेटा होता है नीरज, उसको भी समझ में आ गया था कि सास बहू के बीच में बहुत गहरा प्यार है और वह इस प्यार के बीच में बांधा नहीं बनना चाहता, तो इसी वजह से वह भी उस कमरे में चला जाता है और अपनी पत्नी से मां के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद यहाँ पर जो पत्नी होती है वह भी इस बात के लिए मान जाती है और यहाँ पर सास के हाथ से उस प्लेट को लेने लगती है। लेकिन तभी जो सास होती है वो कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरी मां हूं और आज मां की तरह ही मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी और तुम्हें मेरे हाथ से खाना खाना होगा। ऐसा कहकर जो सास निर्मला होती है वो अपनी बहू रचना को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है और बाहर बैठे हुए सभी पड़ोसी इस बात को देखकर अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रहे थे और अपनी उन बातों पर शर्मिंदा हो रहे थे जो कुछ भी बातें इन्होंने अब तक उनके बारे में कही है। इसके बाद यहाँ पर बहू खाना खा लेती है और वह जैसे तैसे करके अपनी बहू को मनाकर बाहर ले आती है और यहाँ पर रात का जो कीर्तन का प्रोग्राम था उसे सास दोबारा से चालू करने लगती है। कीर्तन के दौरान यहाँ पर जो बहू होती है वो कीर्तन में भी अच्छी तरह से ढोलक बजाती है क्योंकि उसे ढोलक बजाना थोड़ा बहुत आता था और कीर्तन के अंदर 4 चांद वो लगा देती है। जब वो 4 चांद लगाने के बाद ये कीर्तन कंप्लीट होता है तो वही पड़ोसन जो कुछ देर पहले इस बहू की बुराई कर रही थी वो सभी इसकी वाहवाही करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे जैसी बहू मिलना तो भाग्य की बात होती है, हमें माफ कर देना बेटी अगर कोई भी बात तुम्हें बुरी लग गई हो तो। लेकिन बहू जैसे अपनी सास की बात को टाला करती है वैसे हंसकर उनकी बात को भी टाल देती है और कहती है कि आंटी मुझे किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, आप आराम से रहो, कोई भी परेशानी नहीं है। वो लोग आज तक भी अपने जीवन को इसी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। हालांकि जो सास है वो थोड़ी सी बीमार रहा करती है लेकिन बहू अच्छे से अपनी सास का ख्याल रखा करती है और एक मां की तरह उसकी देखरेख किया करती है। पति भी उस दिन के बाद से कभी भी अपनी पत्नी से इस तरह से बात
बात नहीं किया करता है, क्योंकि उसे अपनी माँ का डर लगा रहता है, क्योंकि माँ चाहे तो कभी भी उसे खरी खोटी सुना सकती है और पिटाई भी लगा सकती है, क्योंकि माँ की घर के अंदर सच में ही चला करती है और माँ उस घर की सरदार है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।